हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गांधीयालय जीएस क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं कि रैपिड रिवीजन सीरीज़ हमने यहाँ पे स्टार्ट की हुई है। लास्ट टाइम हमने हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का एक क्लासेस स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने प्री हिस्ट्री, सोर्सेज हिस्ट्री का क्या क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री इन सब के बारे में देखा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमने वहाँ पे कवर किया हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर किया था हमने, सिलेबस पे डिस्कस किया था हमने, एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस किया था, और हमने वहाँ पे सारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइनेशन, वहाँ पे क्या क्या कल्चर था, वो सब हमने वहाँ पे कवर कर लिया था। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे क्या क्या कवर करने वाले हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था। अब यहाँ पे एक बार मैं फिर से आपको बता देना चाहती हूँ कि इस रैपिड रिवीजन सीरीज़ में हम यूपीएससी 2022 को टारगेट कर रहे हैं, यूपीएससी सीएससी 2022 को टारगेट कर रहे हैं। इसमें आपका सिर्फ यूपीएससी कवर नहीं होगा, यूपीएससी के साथ साथ आपका एमपीपीएससी जो एग्ज़ाम आने वाला है 2022 में जुलाई में, वो भी आपका इसके साथ कवर हो जाएगा। आपको बस उसके लिए ये रैपिड सीरीज़ करनी होगी। फिर एमपीपीएस के जो अलग अलग यूनिट है, सिलेबस जो हमने आपको बताए थे, वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बिल्कुल बहुत अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। आप चाहे तो उसको एक बार जाके देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार लास्ट क्लास का डिस्कस कर देती हूँ, एक बार डिस्कस नहीं, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैंने आपको वहाँ पे क्या क्या कंप्लीट किया हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने फर्स्ट क्लास में हिस्ट्री के बारे में बात की थी कि हिस्ट्री हमारा किस किस टाइप की है, कब स्टार्ट हुई, कैसे क्या स्टार्ट हुई। हिस्ट्री में भी हमने हमारा प्रो हिस्ट्री के बारे में बात किया था, प्रोटो हिस्ट्री के बारे में बात किया था, प्री हिस्ट्री के बारे में बात किया था, एंड लास्ट हमने हिस्ट्री के बारे में बात किया था। अब प्रोटो हिस्ट्री में हमारे वो एविडेंसेस आते हैं, वो टाइम आता है जिसके बारे में हमें एविडेंस नहीं मिलता है, जिसके बारे में हमें कोई रिटर्न इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। प्री हिस्ट्री में हमारा आ जाता है जिसके बारे में हमें रिटर्न इंस्क्रिप्शन तो मिलता है, हमें एविडेंसेस तो मिलते हैं, पर जो रिटर्न इंस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं वो हम डेसिफर्ड नहीं कर पाए हैं, डेसिफर्ड हम अभी तक उसको नहीं कर पाए हैं, जिसमें हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाता है। हिस्ट्री में आपका आ जाता है जो चीज़ें हमें एविडेंसेस हैं हमारे पास, एविडेंसेस में भी जैसे हमारे पास उसके रिटर्न इंस्क्रिप्शंस भी हैं, हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं, उसको हम कहते हैं हिस्ट्री। और यहाँ पे हम प्री हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। प्री हिस्ट्री में हमारा क्या क्या जाता है, प्री हिस्ट्री में हमने 3-4 एजेस देखे थे। इसमें हमने पैलियोलिथिक एज देखा था, पैलियोलिथिक एज देखा था, हमने मीज़ोलिथिक एज देखा था, मीज़ोलिथिक एज के बारे में हमने देखा था। मीज़ोलिथिक के बाद हमने नियोलिथिक एज के बारे में देखा था, नियोलिथिक एज के बारे में देखा था। उसके बाद हमने चाल्कोलिथिक एज के बारे में देखा था। इन तीनों एज के बाद हमें पता चला था, हमने नियोलिथिक एज से हमारा स्टार्ट हो गया था सिविलाइजेशन थी। नियोलिथिक एजेस से हमने रहना, एक जगह सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट हमने नियोलिथिक एज से स्टार्ट कर दी थी। चाल्कोलिथिक एज की अगर हम बात करते हैं तो चाल्कोलिथिक एज से ही हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन हम कहा जाता है, अभी जो रिसेंटली आपके सोर्सेज से एविडेंसेस हमें मिलते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो चाल्कोलिथिक एज से भी पहले की सिविलाइजेशन है। अब हम देखते हैं कैसे है वो। हड़प्पन सिविलाइजेशन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया था हमने, हड़प्पन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया था। इन 3 में आपका प्री हड़प्पा आ जाता है, आपका मैच्योर हड़प्पा आ जाता है, और हमारा डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा आ जाता है। हमने मोस्टली मैच्योर हड़प्पा के बारे में बात की थी, इनकी टाउन प्लानिंग कैसी थी, इनका सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा था, इनका रिलीजन में ये लोग क्या क्या करते थे, एग्रीकल्चर कैसा था, इनका इकोनॉमी कैसा था, हमने सारा का सारा मैच्योर हड़प्पा में देखा था। फिर डिक्लाइन जो आता था हमारा, पोस्ट हड़प्पन आता था, इसमें हमने देखा था किस किस तरीके से डिक्लाइन हुआ था। अब इसके बाद अगर हम आते हैं, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड्स के बारे में। इनकी जो भी डेट्स वगैरह हैं वो आप देख लीजिएगा, हमने पिछले क्लास में अच्छे से डिस्कस की हुई है। ये हमारा जो चाल्कोलिथिक एज है, जिसको हम चाल्कोलिथिक एज के बाद जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये हमारा 1300 BC में, 1300 BCE में डिक्लाइन हो जाता है। लास्ट हमको एविडेंसेस यही मिले थे। अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं द वैदिक एज, द ऋग्वैदिक एंड द लेटर वैदिक एज। अब हम हमारा यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं द वैदिक एज, द वैदिक एज, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम ऋग्वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे, और हम लेटर वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे।
और हम लेटर वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें स्टूडेंट्स आपका क्या क्या कितना टाइम हो जाता है, 1500 से लेके 500 BCE तक हमारा ये टाइमिंग रहेगा वैदिक एज का। अब इसमें ऋग वैदिक एज का अलग टाइमिंग रहेगा और लेटर वैदिक एज का अलग टाइमिंग रहेगा। स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम ये जो सीरीज़ है ये रिवीजन सीरीज़ के बेसिस पे हमने इसको यहाँ पे लेके आए हैं। अब एक बार मैं आपको ऋग वैदिक एज का एक चार्ट बनाऊँगी, आपको वैदिक एज का एक चार्ट बनाऊंगी जिसको आपको लिख लेना। अगर आपको एक जगह लिखना है तो आप लिख लीजिएगा, बट एक रिवीजन पर्पस से है। ये 5-6 मिनट का एक चार्ट रहेगा जो हम यहाँ पे बनाएंगे और उसके बाद फिर उसको थोड़ा जो जो चीज़ें उसमें रहेंगी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब इससे पहले मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद, हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद क्या हुआ, वो लोग कहाँ गए, क्या क्या एविडेंसेस हैं उनके, कुछ हमें कुछ इतना नहीं आता है बिकॉज हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद बीच में एक गैप आ जाता है। जैसे कि आपने देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन 1300 BC पे ख़त्म हो जाता है और हमारा वैदिक एज 1500 BC से स्टार्ट करता है। इसके बीच का जो एज है इसके बारे में हमें एविडेंसेस अभी तक नहीं मिले और जिनके भी बारे में एविडेंस नहीं मिलते उसको हम डार्क एज करते हैं, एक डार्क एज कहते हैं जिसके बारे में हमें अभी पता नहीं है। अब यही बात आ जाती है कि ये जो 1500 BCE से हमारा वैदिक एज, लेटर वैदिक एज जो स्टार्ट हुआ है इसका बेसिस क्या है, सोर्स क्या है, किन लोगों ने इसको स्टार्ट किया है, कहाँ से लोग आए, या फिर यही के जो हड़प्पन लोग थे इन्होंने यहाँ पे कंटिन्यू किया, या फिर हमारे यूरोप साइड से, सेंट्रल एशिया साइड से वहाँ से लोग आए उन्होंने ये चीज़ की। अब देखिए इसके बारे में हम पहले एक बार कर लेते हैं, फिर हम हमारा लेटर वैदिक और वैदिक एज स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे आए थे आर्यंस के इन्वेजन की थ्योरीज़ के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इनको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बट आप ये जान लीजिए कि कौन कौन सी थ्योरीज़ थी और किन किन ने दी थी। उसमें इन लोगों ने क्या क्या कहा था वो आपको कहीं पूछेगा नहीं, बट कभी आंसर राइटिंग में आपका हेल्पफुल हो जाता है, बट आपको एक नॉलेज होना चाहिए, उससे आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। अब कनेक्टिविटी के लिए हम बताते हैं आर्यंस की जो थ्योरी थी उसमें आपके सबसे पहले आ जाती है यूरोपियन थ्योरी। सबसे पहले आपके आ जाता है यूरोपियन थ्योरी। यूरोपियन थ्योरी हमारी किसने दी है? यूरोपियन थ्योरी हमारी दी है विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने दी हुई है। अब विलियम जोन्स 1786 के टाइम पे बोलते हैं कि ये जो आर्यंस हैं ये हमारे यूरोप कॉन्टिनेंट से आए हैं। यूरोप कॉन्टिनेंट जो है वो उनका होमलैंड है, आर्यंस का होमलैंड है, और वो माउंटेन्स के थ्रू, उस टाइम तो सी रूट डिस्कवर नहीं हुआ था, और ये जो आर्यंस है वो यूरोप से माउंटेन्स के थ्रू आपका जो हिमालयाज़ के बीच से, पाकिस्तान और हिमालयाज़ के बीच से जो आता है जगह, वहाँ से क्रॉस करते हुए इंडिया पे आए हैं। बट ये कितनी सही है कितनी सही नहीं है इसके बारे में कहीं किसी को भी एविडेंसेस फुल्ली प्रूव नहीं है। अब अगर हम सेकेंड थ्योरी की बात करते हैं, सेकेंड थ्योरी हमारे पास है सेंट्रल एशियन थ्योरी। सेंट्रल एशियन थ्योरी। अब सेंट्रल एशियन थ्योरी हमें किसने दी है? सेंट्रल एशियन थ्योरी हमें मैक्स मूलर ने दी हुई है। सेंट्रल एशियन थ्योरी हमें मैक्स मूलर ने दी हुई है। मैक्स मूलर कहते हैं कि जो इंडिया के ऊपर चाइना है, रशिया है, ये आपका आ जाता है सेंट्रल एशिया पार्ट में आ जाता है। जो चाइना और रशिया है यहाँ से आर्यंस ने इन्वेड किया है इंडिया में। हमारे आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं। चलिए ठीक है। अब इसके बाद कहाँ आ जाता है? इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद कौन सी नेक्स्ट थ्योरी है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है आपकी आर्कटिक रीजन से। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आपकी दी गई है आर्कटिक रीजन थ्योरी। आर्कटिक रीजन थ्योरी हमारी किसने दी है? आर्कटिक रीजन थ्योरी जो है ये हमारी बाल गंगाधर तिलक ने दी है। हमारी बाल गंगाधर तिलक ने कही है। बाल गंगाधर तिलक ने हमारे यहाँ पे क्या है? बाल गंगाधर तिलक ने हमारे कहा है कि जितने भी ये जो आर्यंस है ये ना ही सेंट्रल एशिया से आए हैं ना कहीं और से आए हैं। ये जो हमारे नॉर्थ आर्कटिक साइड से, ये जो हमारे हिमालय साइड है, पाकिस्तान जिस साइड है, वहाँ वाले जितने भी लोग हैं वो हमारा होमलैंड है। तो वो लोग यहाँ वहाँ से आए हैं।
नॉर्थ आर्कटिक रीजन्स जो है वो आर्यंस क्या है, वो वहाँ पे कैसे, तो वेदास स्पीक अबाउट 6 मंथ ईच लॉन्ग ए। अब वेदास अगर आपने देखा, वेदास में 6 मंथ के डेज और 6 मंथ के नाइट के बारे में बताया गया है। तो हमारे बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि वेदास में 6 मंथ नाइट और 6 मंथ डे के बारे में बताया गया है, जो कि सिर्फ नॉर्थ आर्कटिक साइड में ही पाया जाता है। तो इनके अकॉर्डिंग जो आर्यंस हैं वो नॉर्थ आर्कटिक साइड से आए हैं। अब नेक्स्ट अगर हम थ्योरी देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरी है हमारी तिब्बत थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी क्या है हमारी, तिब्बत थ्योरी। तिब्बत थ्योरी हमारी किसने दी गई है, तिब्बत थ्योरी हमारी दी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तिब्बत थ्योरी हमारी किसने दी है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब नेक्स्ट थ्योरी के बारे में अगर हम आ जाते हैं, नेक्स्ट थ्योरी कौन सी है, नेक्स्ट है हमारी इंडियन थ्योरी। ये सब थ्योरीज तो हो गई। इंडियन थ्योरी हमें किसने दी है और इसमें क्या कहा गया है ये हम देखते हैं। इंडियन थ्योरी हमारी दी गई है संपूर्णानंद और सप्त सिंधु रीजन वाला जो है ना, सप्त सिंधु रीजन वाला, ये हमारी इंडियन थ्योरी दी गई है संपूर्णानंद के द्वारा। संपूर्णानंद के द्वारा दी गई है। इसको हम सप्त सिंधु रीजन भी कहते हैं, सप्त सिंधु रीजन। अभी इसमें क्या कहा गया है, जैसे कि हमने बताया हड़प्पा का डिक्लाइनेशन होने के बाद वो लोग कहाँ गए, तो इस इंडियन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो जिस जगह पे हड़प्पन रहते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइड पे, वहाँ पे हमारी 5 से 7 नदियाँ बहती थी। इंडियन थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे जो आर्यंस हैं उनका ओरिजिन वहीं पे माना गया है, वहीं से हमारे इंडियन आर्यंस आए हुए हैं। चलिए ये सब सारी बात हो जाती है कि हमारे आर्यंस कैसे आए कैसे नहीं आए। अब हम वैदिक एज को पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं वैदिक एज। वैदिक एज को स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ, वैदिक एज हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है। वैदिक एज हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है। अब ये 2 पार्ट में भी क्या क्या डिवाइड है, एक तो है हमारा ऋग्वैदिक एज, एक है हमारा ऋग्वैदिक एज, और दूसरा हमारा डिवाइड किया गया है लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज, ऋग्वैदिक एज हमारा 1500 BC से लेके 100 BC तक है, और लेटर वैदिक हमारा 100 BC से लेके 500 BC तक है। और ये ओवरऑल वैदिक एज जो है हमारा वो 1500 BC से लेके 500 BCE तक है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ऋग्वैदिक वेदास में क्या है, लेटर वैदिक वेदास में क्या है, ऋग्वेदास में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, लेटर वैदिक एज में हमें क्या क्या देखना है, वो हम यहाँ पे सारा अच्छे से देखेंगे। स्टूडेंट्स आज हम कोशिश करेंगे कि ऋग्वैदिक लेटर वैदिक एज कंप्लीट करने के बाद जो हमारे महाजनपदास और जो रिलीजन मूवमेंट है, जो हमारे जैनिज़्म और जो बुद्धिज़्म आता है, आप ध्यान दीजिएगा, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म हमारे 1500 BC से स्टार्ट हो जाता है, महाजनपदास भी हमारे 600 BC से स्टार्ट हो जाता है। तो पहले ये लेटर वैदिक एज और ऋग्वैदिक एज को हम कंप्लीट करने के बाद हम पहले बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का ओरिजिन पढ़ेंगे, फिर हम महाजनपदास और उसके बाद फिर जितने भी गुप्ताज और जितनी भी डायनेस्टीज़ वगैरह हैं उन सब के बारे में देखेंगे। चलिए तो हम पहले वैदिक एज और ऋग्वैदिक एज पढ़ते हैं। तो ऋग्वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में स्टूडेंट्स मैं आपको एक बॉक्स करके कुछ ग्राफ बनवाऊंगी, उसको आप अपने पास लिख लीजिएगा या फिर देखिएगा, उसमें हम हमारा पूरा इसको कंप्लीट कर देंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारे पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक के बारे में। हम पहले यहाँ पे पढ़ेंगे ऋग्वैदिक एज के बारे में। अब ऋग्वैदिक एज के लोग पीरियड के टाइम पे लोग कैसे थे, ऋग्वैदिक एज के टाइम पे जो हमारा, अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक छोटी सी एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। E इज इक्वल्स टू E, व्हाट डज इट मीन? E stands for, first E stands for economy. First E stands for economy and the second E stands for empire. Students, why I tell you this? Remember this theory. E is equals to E, which is economy is equals to empire. आप कहीं पे भी देख लीजिएगा,
चाहे वो ऋग्वैदिक का टाइम हो, चाहे वो लेटर वैदिक एज का टाइम हो, चाहे हमारी पूरी एंशंट हिस्ट्री हो, या हमारी पूरी मिडाइवल हिस्ट्री हो, या हमारा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री हो, या हमारा पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री हो। आप अगर देखेंगे इकोनॉमी अगर हमारी अच्छी है तो हमारा एम्पायर बहुत अच्छा होता है। तो सारी चीज़ें इकोनॉमी बेसिस पे हैं। कहीं पे भी अगर एम्पायर बहुत ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा एक्सपांड किया है, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो वहाँ की इकोनॉमी जो थी वो बहुत अच्छी रही थी, इसलिए वहाँ का एम्पायर इतना फ्लरिश हुआ, इतना उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपांड किया और सब जगह पे उन्होंने अपना फतेह हासिल की, जिसे आप कह सकते हैं। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट इकोनॉमी। तो हमारा एम्पायर इज इक्वल्स टू इकोनॉमी है, ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा। ये आपको पूरी हिस्ट्री, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे आपकी मिडाइवल हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, सब में आपको बहुत हेल्पफुल करने वाला है। तो ये अगर हम ध्यान दे देते, तो अब यहाँ पे मैं आपको फिर से स्टार्ट करना चाहूँगी ऋग्वैदिक एज। ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में अगर हम यहाँ बात करते हैं, तो ऋग्वैदिक पीरियड हमारा 1500 BC से स्टार्ट होता है, 100 BC पे खत्म हो जाता है। ये तो हमने बहुत अच्छे से ध्यान दे दिया। अब यहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, जैसे कि हमने आपको बताया, तो यहाँ की इकोनॉमी थी सबसिस्टेंस इकोनॉमी। यहाँ की इकोनॉमी थी सबसिस्टेंस इकोनॉमी। अब सबसिस्टेंस इकोनॉमी से क्या मतलब है? सबसिस्टेंस इकोनॉमी से मतलब है कि यहाँ के लोग बस गुजारा करते थे। यहाँ के लोग क्या करते थे? बस यहाँ के लोग बस करते थे गुजारा। अब गुजारा से क्या होता है? गुजारा से ये हो जाता है आपका कि यहाँ का एग्रीकल्चर उतना मेन बिल्कुल भी वहाँ पे प्रोफेशन नहीं था। यहाँ पे सबसे पहला प्रोफेशन था मार्केटिंग। मार्केटिंग में आपका क्या आ जाता है? मेन प्रोफेशन आपका था कि ये जो आपका जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स थे उनको ये पालते थे, पोसते थे, उन्हीं से अपना जितना भी अर्निंग होता था वो किया करते थे। एग्रीकल्चर पे ये लोग इतना ध्यान नहीं देते थे। इनका जो मेन प्रोफेशन था, मेन प्रोफेशन जो था इनका, मेन प्रोफेशन था इनका मार्केटिंग। मार्केटिंग था, जो भी डोमेस्टिक एनिमल से जैसे जो मिलता था वो किया करते थे। ये लोग इतना एग्रीकल्चर पे उतना ध्यान नहीं दिया करते थे। एग्रीकल्चर पे ये उतना ध्यान नहीं देते थे, थोड़ा बहुत हो गया तो हो गया, ज़्यादा नहीं। अब इससे क्या होता है? एग्रीकल्चर उतना नहीं था तो मतलब इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं थी, तो मतलब टैक्स वगैरह से तो काम बिल्कुल नहीं चलता था। टैक्सेशन सिस्टम तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलता था। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एक पॉइंट यहाँ बता रही हूँ, आप देखिएगा इन पॉइंट के बाद अगर आपके पास जो भी सोर्स है, अगर आप उसे रीड करते हैं तो आपका वैदिक ऋग्वैदिक एज आपको ऐसी कनेक्टिविटी के साथ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ना। देखिए, आपको सिर्फ आज एक बार पढ़ लेंगे ना, आप आज एक बार ये वीडियो अटेंड करने के बाद अगर आपने एक बार अपना सोर्स रीड कर लिया, तो उसके बाद आपको सिर्फ जाने से पहले 2 या 3 दिन पहले ही आपको रिवाइज़ करना होगा। रिवीजन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये तो मैं बोलूँगी कि हर एक हफ्ते 10 दिन बाद आपको रिवाइज़ करना है। जो भी आपने एक दिन में पढ़ा है, आज अगर आपने पढ़ा है तो उस चीज़ को आप 10 दिन बाद रिवाइज़ ज़रूर करिएगा, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपकी ये गारंटी दे रही हूँ कि आज अगर आपने ये वैदिक ऋग्वैदिक एज का एक बार ये वीडियो अटेंड कर लिया, उसके बाद आप अपने सोर्स को तुरंत अगर पढ़ते हैं, तुरंत नहीं तो अगर आधे घंटे के अंदर अगर आप उसको पढ़ते हैं, आप सीधे अगर प्री के पेपर के 2 या 3 दिन पहले भी अगर आप रिवाइज़ करेंगे तो आपके दिमाग में वो सस्टेन रहेगा, वो बिल्कुल भी कहीं भी गायब नहीं होगा। मैं आपको इस तरीके से समझा दूंगी। अब आप देखिए, इकोनॉमी इज इक्वल्स टू एम्पायर आपने पढ़ लिया। वहाँ पे ऋग्वैदिक एज के टाइम पे आपकी सबसिस्टेंस इकोनॉमी थी। सबसिस्टेंस इकोनॉमी का मतलब क्या था? वहाँ का जो मेन प्रोफेशन था वो मार्केटिंग था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स था। एग्रीकल्चर पर उतना ध्यान नहीं दिया गया था। एग्रीकल्चर पे अगर उतना ध्यान नहीं दिया गया था तो अगर आप ध्यान देंगे तो टैक्सेशन सिस्टम का वहाँ पे बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं था। टैक्सेशन सिस्टम वहाँ पे बिल्कुल नहीं किया था। वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ दी जाती थी, वो है बलि। बलि टैक्स भी जो दिया जाता था, बलि टैक्स भी कंपलसरी नहीं था। बलि टैक्स आपका कंपलसरी नहीं था, इट्स जस्ट अ गिफ्ट। वो एक गिफ्ट था जो वहाँ के किंग को दिया जाता था। वो भी अगर आपकी मर्जी है तो नहीं है, नहीं है तो मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब किंग को नहीं दिया जाता था, मतलब किंग का क्या था? किंग का इनकम बिल्कुल भी नहीं था। सोर्स ऑफ इनकम किंग का बिल्कुल भी नहीं था। अब सोर्स ऑफ इनकम अगर किंग का कुछ नहीं था तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अगर किंग पावरफुल नहीं है तो वो अपनी आर्मी नहीं बना सकता है, वो फाइट नहीं कर सकता है, वो किसी पे कब्जा नहीं किया सकता है। एज वी नो दैट इकोनॉमिक पोजीशन डिफाइंस पॉलिटिकल पोजीशन ऑफ किंग, जो मैंने आपको बताया था। ई इज इक्वल्स टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल्स टू एम्पायर। और अभी तक के इस पॉइंट से हमें यहाँ क्लियर हो जाता है कि किंग की वहाँ पे पोजीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसका इनकम अच्छा नहीं था। इनकम इससे अच्छा नहीं था क्योंकि वहाँ टैक्सेशन सिस्टम नहीं था। टैक्सेशन सिस्टम इससे नहीं था क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर को मेन पर्पस प्रोफेशन नहीं किया जाता था। वो वहाँ की इकोनॉमी सबसिस्टेंस थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ई इज़ नॉट, ई इज इक्वल टू इक्वल मीन्स आपका किंग का पोजीशन अच्छा नहीं था।
इस वजह से हम बता सकते हैं कि किंग के पास हमारी आर्मी नहीं थी। आर्मी नहीं थी मतलब वहाँ पे जो भी लोग अगर कुछ किया करते थे, वहाँ पे अगर झगड़े वगड़े भी हुआ करते तो वो कैसे हुआ करते थे कि गाय के लिए होता था, लैंड के लिए होता था, बट इतना वो नहीं होता था कि हमें अपना एम्पायर एक्सपांड करना है या फिर किसी पे आपको बहुत ज़्यादा कब्जा करना है, किसी को कौन करना है, ऐसा बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था। अब ये हमारा क्लियर हो गया, किंग की पोजीशन अच्छी नहीं थी, मतलब आर्मी हमारी स्टैंडिंग आर्मी किंग नहीं रख सकते थे। अब स्टैंडिंग आर्मी किंग नहीं रख सकते थे मतलब इसका क्या मतलब है, मतलब ब्यूरोक्रेसी जो थी वो डेवलप नहीं थी। स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी मतलब ब्यूरोक्रेसी डेवलप नहीं थी। ब्यूरोक्रेसी डेवलप नहीं थी मतलब किंग का आइडेंटिफिकेशन जो था वो ट्राइब से होता था। किंग का जो आइडेंटिफिकेशन है वो ट्राइब से हुआ करता था, कबीलों से हुआ करता था। कबीले हैं तो किंग है, सरदार है, कबीले नहीं है तो सरदार नहीं है, किंग नहीं है हमारा। अब इससे क्या मतलब पता चलता है, अब देखिए इकोनॉमी से एक एक करके रिलेट करके हम आपको पूरा ऋग्वैदिक एज कंप्लीट कर देंगे और उसी से कनेक्ट करके आपका लेटर वैदिक एज भी कब कंप्लीट कर देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको बस बाद में जाके एक बार रिवाइज करना होगा स्टूडेंट्स, बस आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब आप देखिए किंग का जो था पोजीशन वो ट्राइब के वजह से था। अब ट्राइब के वजह से पोजीशन था मतलब सोसाइटी कैसी होगी हमारी वहाँ पे, सोसाइटी होगी हमारी वहाँ पे ट्राइबल इंस्टीट्यूट। ट्राइबल इंस्टीट्यूट मतलब हमारे वहाँ पे सभा समिति में किंग का कंट्रोल नहीं रहेगा ज़्यादा, वहाँ पे जनों का कंट्रोल रहेगा। सभा समिति रहेगी, सभा समिति का वहाँ पे सभा और समिति का वहाँ पे कंट्रोल रहेगा, किंग का उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। इसका मतलब सोसाइटी क्या है हमारी, सोसाइटी हमारी फ्लेक्सिबल है। ऋग्वैदिक एज में हमारी सोसाइटी क्या है स्टूडेंट्स, फ्लेक्सिबल है। चलिए ये हमारा ऋग्वैदिक एज यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये आप एक बेसिक है, ये जो नॉलेज का पिलर है ये बेसिक है। ये करने के बाद आप एक बार अपने रिवीजन करेंगे नोट्स तो आपको पूरी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएंगी माय फ्रेंड्स। यूपीएससी कुछ नहीं है, आजकल एमपीपीएससी ने भी पैटर्न चेंज कर दिया है, वो भी अपने यूपीएससी के चद चिन्ह कमलों पे पद पे जैसे आप बोलते हैं चल रहा है, बिल्कुल पीछे पीछे पैर टू पैर मिला के। तो यूपीएससी और एमपीपीएससी का पेपर माय डियर फ्रेंड्स अब ये मत समझिएगा कि अलग अलग है, ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे चलना शुरू हो गया। आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, कनेक्टिविटी अगर आपने बना ली, कंसोलिडेशन अगर आपने कर लिया माय फ्रेंड्स, तो आप एग्ज़ाम कोई सा भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। यही एनसीईआरटी में होता है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए ताकि आपके बेसिक क्लियर हों। तो अब आप देखिए जैसे ऋग्वैदिक एज का मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट समझा दिया। ऋग्वैदिक एज में क्या है, ऋग्वैदिक एज में आपकी सबसिस्टेंस इकोनॉमी है। इकोनॉमी अगर आपकी सबसिस्टेंस है मतलब मेन प्रोफेशन वहाँ पे क्या है, मेन प्रोफेशन वहाँ पे एग्रीकल्चर है। मेन प्रोफेशन वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं है, मेन प्रोफेशन एग्रीकल्चर नहीं है मतलब मार्केटिंग वगैरह है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल चल रहा है। अगर यहाँ पे मेन प्रोफेशन एग्रीकल्चर नहीं है इसका मतलब टैक्सेशन सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। टैक्सेशन सिस्टम अगर नहीं है तो यहाँ पे क्या है, टैक्सेशन सिस्टम है मतलब बलि के नाम से, वो भी एक गिफ्ट कहा जाता है, किंग को हम गिफ्ट देते हैं। अब टैक्सेशन सिस्टम नहीं है मतलब किंग का इनकम सोर्स बिल्कुल नहीं है, किंग का इनकम सोर्स नहीं है मतलब ब्यूरोक्रेसी कमज़ोर है, ब्यूरोक्रेसी कमज़ोर है माय डियर फ्रेंड्स। इसका मतलब आर्मी, किंग वहाँ पे आर्मी बिल्कुल भी नहीं रख सकता है। किंग अगर आर्मी नहीं रख सकता है तो इसका मतलब किंग की जो पोजीशन है वो ट्राइब पे डिपेंड करती है, ट्राइब पे डिपेंड करती है। मतलब अगर क्लियरली आप देखें तो ट्राइब नहीं है, किंग नहीं है, किंग नहीं है, ट्राइब नहीं है, ट्राइब से डिपेंड करती है। इसका मतलब जितने भी डिसीजन होते हैं वो किंग अकेले नहीं लेता है, सभा और समिति को बैठा के वहाँ पे डिसीजन सारे लिए जाते हैं। सभा समिति को बैठा के डिसीजन लिए जाते हैं, सारे लोग उसमें इन्वॉल्व है। इसका मतलब सोसाइटी हमारी वहाँ पे फ्लेक्सिबल है। स्टूडेंट्स ये हमारे ऋग्वैदिक एज का बात हो जाता है। वर्ण सिस्टम फ्लेक्सिबल है, सोसाइटी फ्लेक्सिबल है, ऋग्वैदिक एज हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब ऋग्वैदिक एज हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाता है तो अब आप अगर आएँ हमारे लेटर वैदिक एज में, ये हमारा ऋग्वैदिक एज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज का भी स्टूडेंट्स मैं आपको बिल्कुल इसी तरीके से समझाऊंगी, आप बस एक चीज़ याद रखिएगा, आपको E इज इक्वल्स टू ई का फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, वही हर जगह अप्लाई होगा। आपने अगर इकोनॉमी से सारी चीज़ों को कनेक्ट कर लिया तो आप इकोनॉमी से आपकी सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव, रिलीजियस सारी चीज़ें आप कवर कर लेंगे माय डियर फ्रेंड्स। आपको कहीं भी कुछ ज़्यादा
सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अरे हमारी अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं बैठ रही है, हमारा क्यों कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर क्यों नहीं हो रहे। आप बस E=E का फॉर्मूला लगाइएगा और आप देखिएगा आपको किसी भी टॉपिक का, किसी भी, आप कुछ उठा लीजिए, एंशिएंट मिडाइवल मॉडल कुछ भी उठा लीजिए, आप बहुत ही ईजिली से समझ जाएंगे स्टूडेंट्स। चलिए हम लेटर वैदिक एज स्टार्ट करते हैं। लेटर वैदिक एज जैसे आपको टाइमिंग पता है 1000 BC से लेकर 600 BC तक है। 1000 BC से 600 BC पे अगर हम आ जाते हैं तो अब यहाँ की इकोनॉमी कैसी है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको इकोनॉमी से कनेक्ट करते हुए सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पे इकोनॉमी कैसी थी, इकोनॉमी थी यहाँ पे सरप्लस। अब लेटर वैदिक एज के टाइम पे अगर आप ध्यान दें तो कनेक्ट कीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर आप कनेक्ट कर पाएँ। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जब डिक्लाइनेशन हो गया, जोग्राफिकल डिक्लाइनेशन के थ्रू बेसिस पे अगर हम चलते हैं, जोग्राफिकल डिक्लाइनेशन होने के बाद ये लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर ये हम आ जाते हैं, ये हम ब्लू कलर ले लेते हैं, ये हमारी यहाँ पे, अरे ब्लू कलर क्यों नहीं आया, ये हमारा ब्लू कलर आ गया। ये अगर हम यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस रिवर यहाँ पे बह रही है, और यहाँ से अगर वो चले जाते हैं तो फिर हमारे यहाँ आ जाते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, घग्गर, इन सब पे आ जाते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, आप देख सकते हैं कि जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ से डिक्लाइन हुई, ऑब्वियसली बात है वो यहाँ पे आए टूवर्ड्स इधर, इस साइड पे आए। अब इस साइड आने के बाद क्या हुआ भैया, उनको एग्रीकल्चर के लिए प्लेन, एलुवियल प्लेन, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा माय डियर फ्रेंड्स तो आपको पता होगा कि ऑल ओवर इंडिया में जो हमारे ये जो प्लेन्स हैं, गंगा के प्लेन्स हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्रीकल्चर होता है। इसलिए जब इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ से डिक्लाइन होने के बाद हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन पे आई, प्लेन वाली रीजन पे आई, तो उनका एग्रीकल्चर सरप्लस होता गया। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें इकोनॉमी से सब कंपेयर करते हुए आगे जाना है, और इकोनॉमी अगर हमारी अच्छी है, अगर आप देख रहे हैं लेटर वैदिक एज के टाइम पे हमारी सरप्लस इकोनॉमी थी। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन चेंज हो गई। अब सरप्लस इकोनॉमी का मतलब क्या था? सरप्लस इकोनॉमी का मतलब था एग्रीकल्चर बहुत अच्छा चलने लगा था, एग्रीकल्चर एक्सपांड हो गया था। अगर हम कंपेयर करें ऋग्वैदिक एज को लेटर वैदिक एज से, तो ऋग्वैदिक एज में एग्रीकल्चर पे जितना ध्यान नहीं दिया जा रहा था, लेटर वैदिक एज में हमारा एग्रीकल्चर उतना ही एक्सपांड हुआ है, उतना ही इस पे ध्यान दिया गया है। अब अगर आप देखें एग्रीकल्चर आपका स्पान हो गया है, एग्रीकल्चर स्पान होने के बाद एग्रीकल्चर ज़्यादा है, इकोनॉमी सरप्लस है, इसका मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड्स? इसका मतलब ये है कि टैक्सेशन सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। बली के साथ साथ और भी चीज़ें हैं जिसको कंपलसरी टैक्स कर दिया गया है। अब मैं आपको एक दो नाम यहाँ बता देती हूँ। बली को यहाँ पे कंपलसरी टैक्स कर दिया गया है, और बलि के साथ साथ यहाँ पे भाग और शुक्ल नाम के और भी टैक्सेस को, भाग और शुक्ल नाम के और भी टैक्सेस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है सोसाइटी में। अब टैक्सेशन सिस्टम है का मतलब क्या है? टैक्सेशन सिस्टम है का मतलब है हमारे किंग के पास अब इनकम है, हमारे किंग के पास अब इनकम है। किंग के पास इनकम है का मतलब क्या हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स? किंग के पास इनकम है मतलब किंग के पास इनकम है। एज वी नो इकोनॉमी इज इक्वल्स टू एम्पायर, पॉलिटिकल पोजीशन बयां करता है इकोनॉमी। अब जब किंग के पास इनकम है, इनकम टैक्स आ रहा है, जनरेट हो रहा है, मतलब उसकी ब्यूरोक्रेसी डेवलप हो गई है माय डियर फ्रेंड्स। ब्यूरोक्रेसी हमारी किंग की डेवलप हो गई है। ब्यूरोक्रेसी डेवलपमेंट का मतलब क्या है? आर्मी, हमारे किंग ने आर्मी रखना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। अब किंग की यहाँ पे आर्मी रखना स्टार्ट किया, मतलब स्मॉल आर्मी, इट्स नॉट बिग आर्मी बट स्मॉल आर्मी यहाँ पे रखनी स्टार्ट कर दी है। स्मॉल आर्मी स्टार्ट कर दी गई है। ब्यूरोक्रेसी तो है, ब्यूरोक्रेसी का डेवलपमेंट हो गया, स्मॉल आर्मी यहाँ पे रखनी स्टार्ट कर दी है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है वो ब्लड रिलेशन की है। ब्यूरोक्रेसी क्या है यहाँ पे? ब्लड रिलेशन की, कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, सैनिक का बेटा ही सैनिक बनेगा। इसका मतलब ट्राइबल इंस्टीट्यूशन, याद करिएगा ऋग्वैदिक एज में हमने जो देखा था, सभा समिति बैठा करती थी,
जो लोगों से, जन से पूछ के राजा सारी चीज़ें डिसाइड किया करता था, सब किया करता था, क्योंकि वहाँ ब्यूरोक्रेसी कमज़ोर थी, ब्यूरोक्रेसी थी ही नहीं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे किंग की ब्यूरोक्रेसी डेवलप्ड हो गई है, ब्लड रिलेशन ब्यूरोक्रेसी चल रही है। इसका मतलब ट्राइबल इंस्टीट्यूशन ब्रोक हो गए हैं, ट्राइबल इंस्टीट्यूशन ब्रोक हो गए हैं। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? इसको अगर आप कनेक्ट करें सोशल सोसाइटी से, तो इसका मतलब सोसाइटी हमारी रिजिड हो गई है। स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ रहा है, कनेक्टिविटी अगर आप कर सकते हैं, सोसाइटी ब्रेक हो गई है, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ किंग जो है, जो पहले ट्राइब से हुआ करता था, अब किंग का आइडेंटिफिकेशन एरिया वाइज होने लगा है। उन्होंने एक्सपांड करना शुरू कर दिया है। पहले जो फाइट सिर्फ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, काउस और लैंड के लिए हुआ करती थी, अब वो चीज़ पावर पे होने लगी है, अब एरिया एक्सपांड करने लगे हैं किंग। स्टूडेंट्स, अब आपने देखा यहाँ हमने छोटे से ग्राफ में, ये हमने छोटे से ग्राफ में हमारा ऋग्वेदिक एज और लेटर वैदिक एज को आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करा है, जो अगर आपने क्लियरली समझा होगा कि किस तरीके से हमारे लेटर वैदिक एज और ऋग्वेदिक एज में डिफ्रेंसिएशन आप अगर देखें किस तरीके से होता है, लेटर वैदिक एज में किस तरीके से आपका एक सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, वर्ण सिस्टम। आई एम सो सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा था, वर्डिंग्स कभी कभी कैच नहीं करते हैं, क्योंकि वर्ण सिस्टम किस तरीके से वैदिक और लेटर वैदिक एज में स्टार्ट हुआ है, आज आपको वो चीज़ क्लियर हो गई होगी अगर आपने कनेक्टिंग ऑफ डॉट्स किया होगा, अगर आपने कंसोलिडेट किया होगा अच्छे से, तो आज आपको समझ आया होगा कि क्या है ये छोटी सी चीज़। अगर आप समझ लेंगे स्टूडेंट्स, आपका बहुत ही बड़ा काम कंप्लीट हो गया, आपको पता नहीं है। आज एक बार आप ये रिकॉर्डिंग, आप ये वीडियो सुन लेंगे ना, उसके बाद अगर आप जाएंगे पढ़ने, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यही चीज़ थी जिसके वजह से हमें 3-4 बार रीडिंग करने के बाद भी हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर क्यों नहीं हुए थे। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप तुरंत जाइएगा, आपके पास जो भी सोर्स हो, बुक हो, एनसीईआरटीज़ हो, उनको उठा के आज एक बार ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक एज का एक बार टॉपिक निपटाइएगा। आप, मैं यहाँ गारंटी दे रही हूँ, आपको एक बार में पूरा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, ये सब तो हमारे कॉन्सेप्ट की बात हो गई। अब हम ज़रा ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक एज में जो सारी चीज़ें हैं उनको थोड़ा अच्छे से आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें बता देते हैं। हमने सारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें तो क्लियर कर ली, बस किससे कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब जैसे हम कह सकते हैं कि हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर आप स्टूडेंट्स आपने ध्यान दी हो, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा, जैसे धीरे धीरे में आप क्या करिएगा, अगर आपको वीडियो लाइक थोड़ी अच्छी लग रही है तो उसको लाइक वाइक सब्सक्राइब करिएगा, ज़रा शेयर वेयर करिएगा फ्रेंड्स लोगों को कि हाँ भैया, मार्केट में कोई एक नए टीचर आए हैं जो कॉन्सेप्ट्स के साथ बात करते हैं, थोड़े में निपटा देते हैं चीज़ें, उसके बाद सारी चीज़ें बातें करते हैं। चलिए, वो सब तो बातें हो गई। अब हम आ जाते हैं कि हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जैसे हमने देखा था, वो अर्बन सिविलाइजेशन थी, वो पहली सिविलाइजेशन थी जो अर्बन थी। फिर हम आ जाते हैं ऋग्वैदिक टाइम पे, जब पूरे वो डिक्लाइन वक्लाइन हो गया, तो उसके बाद कौन सी चीज़ थी जो अर्बन थी, और वहाँ किस टाइम पे सिविलाइज्ड अब सोसाइटी कब आएगी, कैसे आएगी। आज भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंपेयर में उतने सिविलाइज तो नहीं है, बट स्टिल देखते हैं अब हमारे हिस्ट्री में अब कौन सी एम्पायर, कौन सी सिविलाइजेशन को हम सिविलाइज्ड सोसाइटी कहते हैं। तो जैसे कि हम ऋग्वैदिक एज की बात करते हैं, ऋग्वैदिक एज में आपको कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है जो याद करने के पर्पज़ से हैं। ऋग्वेद में आपके वेदास के बारे में पूछा गया है, बचपन में से ही आपको सब बताया जाता है कि हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, and the last one is अथर्ववेद। ये हमारे चारों वेद हैं। अब वेद के अलावा क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आप रीड कर लिएगा। मैं रिवीजन सीरीज़ में आपको एक एक पॉइंट, ये फैक्चुअल पॉइंट्स नहीं बताऊंगी आपको, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करके कुछ इस तरीके से आपको इन वीडियोस में डाल दूंगी कि आपका रिवीजन बहुत आसानी से हो जाए। आपको किस तरीके से रिवीजन बहुत ईजी करना, कैसे करना है, वो मैं आपको यहाँ करूँगी। बाकी मेहनत तो आपको थोड़ी अपनी करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, आप ये याद रखिएगा। बिल्कुल सिर्फ वीडियो निपटाने के बाद आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे तो ये मक्कारी बिल्कुल नहीं चलेगी।
तो वेदा के बाद आपके ब्राह्मण्स आते हैं, आरण्यकाज आते हैं, उपनिषद आते हैं। ये सारी चीज़ें आप देखिए। अब ऋग्वेद में क्या है क्या नहीं, यजुर्वेद किसके लिए, सामवेद किसके लिए, अथर्ववेद किसके लिए, ये आपने मैं समझती हूँ कि आपने ये एक बार तो रीड किया होगा। ये रिवीजन सीरीज़ है। रिवीजन सीरीज़ में मैं आपको बिल्कुल इसका छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सारा बता दूंगी कैसा क्या है कैसा क्या नहीं है। बाकी पूरी चीज़ें आपको पढ़नी है। पुराणाज हो गए, एपिक्स हो गए, हमारी महाभारत होगी, रामायण होगी, धर्मशास्त्र वगैरह हो गए। तो ये आप थोड़ा थोड़ा एक बार जाके, मैं आपको ऐसा लिख देती हूँ यहाँ पे, ब्राह्मणास देख लीजिएगा आप, ब्राह्मणास, क्योंकि इससे रिलेटेड उतने क्वेश्चंस नहीं आते, इतना फैक्चुअल आपको क्वेश्चंस नहीं पूछाएगा, बस अब लिंक्ड तरीके से थोड़ी सी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दीजिएगा तो हो जाएगा। ब्राह्मण्स हो गए आपके, उपनिषद हो गए आपके, उपनिषद हो गए, पुराण हो गए, पुराण हो गए, एपिक्स हो गए, इन सबको आप एक एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि तो हमारे ऋग्वेदिक काल में हमारे क्या क्या लिटरेचर थे, हमने वो देख लिया। अब देखिए, अब हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें कवर करेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें कवर करेंगे। मतलब ऋग्वेद टाइम पे आपकी सोसाइटी कैसी थी, उस टाइम पे आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, आपका किन किन को पूजा जाता था, रिलीजन बेसिस पे अगर हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी। तो चलो पहले हम ऋग्वेदिक का, चलिए ये हम आ जाते हैं ऋग्वेदिक का। मैं यहाँ पे आपको सारा स्ट्रक्चर वगैरह बताती हूँ, क्या हुआ करता था क्या नहीं हुआ करता था। बिकॉज बहुत टाइम ऐसा होता है कि कंपेयर करके आपका जो असर्शन और रीज़न के जो क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, उसमें आपका वैदिक और लेटर वैदिक एज के कुछ कुछ पूछ ली जाती है कि वुमेंस की कंडीशन किस तरीके से, कौन कौन सी कंडीशंस इसमें हैं जो वैदिक एज में वुमेंस की फुलफिल करती हैं, कौन कौन सी कंडीशंस नहीं करती है, कौन सी लेटर वैदिक एज में फुलफिल करती हैं, कौन से देवता पूजे जाते थे, उन टाइम पे सोसाइटी किस तरह की हुआ करती थी। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे 2-4 पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर दूँगी, तो उससे आपका वो चीज़ भी पूरी क्लियर हो जाएगी। चलिए, अब ऋग्वैदिक टाइम पे आपकी पॉलिटिकल सोसाइटी कैसी हुआ करती थी। अब हम आ जाते हैं पहले पॉलिटिकल सोसाइटी में। ऋग्वैदिक टाइम पे पॉलिटिकल सोसाइटी, पॉलिटिकल लाइफ क्या क्या कैसी हुआ करती थी इन लोगों की। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे आर्यंस जो थे वो ट्राइब्स में रहते थे, ट्राइब्स कबीले वबीले में रहा करते थे, राजन वाजन होते थे वहाँ पे। देखो, जना सिस्टम चलता था, जन होता था। अब जो जन को संभालता था वो जनपति कहा जाता था। काउस का वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता था, काउ का बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे कि मैंने आपको बताया ऋग्वैदिक टाइम पे एनिमल डोमेस्टिकेशन वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस था वहाँ पे एनिमल डोमेस्टिकेशन का। तो उनके वहाँ पे एग्रीकल्चर सिस्टम उतना नहीं चलता था, तो वहाँ पे प्रोटेक्टर ऑफ काउ को गौपति कहा जाता था। प्रोटेक्टर ऑफ काउ को गौपति कहा जाता था। अब देखिए, ये मैं कह रही हूँ ना स्टूडेंट्स, आप एक बार एक क्लास अटेंड करने ना, फिर जब एक बुक रीड करेंगे ना तो कनेक्टिविटी बैठेगी आपकी। पॉलिटिकल सिस्टम में जना होता था, काउ होता था, काउ में आपका गौपति, काउ को प्रोटेक्टर को हम गौपति कहते थे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन हमारी उतनी अच्छी नहीं थी। इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी क्यों नहीं थी? क्योंकि जैसा आपने पॉइंट्स में वहाँ पे देखा था, हमारे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, मेन प्रोफेशन वही था। इसलिए आपको देखिए वहाँ पे ये कनेक्टिविटी आ गई। ये कनेक्टिविटी आपको खुद बनानी है, अगर नहीं बने तो बताइए, मैं उससे और डिटेल में आपके यहाँ पे सारी वीडियोस ले सकती हूँ। बट ये अगर आप खुद एक बार समझ जाएंगे तो आपकी कनेक्टिविटी खुद बन जाएगी, आपको बनानी भी नहीं पड़ेगी, मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। अब देखिए, यहाँ पे आपने अगर देखा होगा तो यहाँ सभा समितियाँ हुआ करती थी, सभा होती थी, समिति होती थी, यहाँ पे पुरोहित होते थे, पुरोहित होते थे, सेनानी होते थे, सेनानी होते थे, लीडर ऑफ हाइट, लीडर ऑफ विलेज जो होते थे ना, आपने यहाँ देखा जन के जो लीडर होते थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉलिटिकल लाइफ इतनी कन्फ्यूजन वाली नहीं थी, यहाँ पे बिल्कुल ईजी थी। भैया तुम अपना काम संभालो, जो आप काम कर रहे हो वो आप करो, लेकिन लड़ाई वड़ाई के टाइम पे अगर कोई हमारी गाय को या फिर डोमेस्टिक एनिमल को कोई भी अगर लेने आता है या फिर कहीं से लेके आना लूट मार का, तो हमको भाई सबसे पहले आगे आ जाना है। तो ये उनकी यहाँ पे पॉलिटिकल लाइफ उनकी बड़ी ही सिंपल थी। अब आप सेकंड में आ जाते हैं सोशल लाइफ कैसी थी उनकी। अगर हम सोशल लाइफ के बारे में बात करें, सोशल लाइफ कैसी थी ऋग्वैदिक एरा के टाइम पे। सोशल लाइफ में आपकी कुल होती थी, कुला होती थी, फैमिली, ये हमारी बेसिक यूनिट। जैसे घर बनाते टाइम पे ईंटें होती है ना हमारी, वैसे यहाँ पे सोसाइटी के टाइम पे होती थी कुला होता था आपकी फैमिली, और कुल के जो हेड होते थे उसको हम कहते थे कुलापा, हेड ऑफ कुल, ठीक है। ये हमारी जॉइंट फैमिली में हो जाती थी। उसके बाद फिर अगर ये ग्रुप में रहते थे तो इनको हम कहते थे क्लैन,
और क्लैंस ही अगर इकट्ठे और ज़्यादा कम्युनिटी में रहते थे तो उनको हम कहते थे जनप। जनप को अभी की लैंग्वेज में हम अगर कहें तो उनको हम कहते थे ट्राइब। तो सोशल लाइफ यहाँ पे बहुत इजी थी। अब यहाँ पे आपकी पेट्रियार्कल सोसाइटी इतना नहीं होता था। आपका पेट्रियार्कल सोसाइटी तो थी, आपके ऋग्वैदिक टाइम में पेट्रियार्की तो थी, पर वुमेन्स को किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया जाता था। वुमेन्स को किसी भी चीज़ के लिए रोका टाकी या मनाही नहीं की जाती थी। वुमेन्स को अलाउड था, पढ़ाई करना अलाउड था, उनको अपना स्वयंवर जो होता था ना उस टाइम पे, स्वयंवर आपका हस्बैंड चुनना अलाउड था, आपका वर चुनना अलाउड था, आपका वुमेन्स की एजुकेशन पे कोई रोक टोक नहीं थी। उनको असेंबलीज अटेंड करनी दी जाती थी कि आप असेंबली अटेंड कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था वुमेन्स के लिए वहाँ पे। जैसे कि आपने देखा होगा कि ऐसा सच डिविजन्स भी नहीं थे क्लासेस के कि क्या है क्या नहीं है। आपको भैया अगर आपके पापा पुरोहित हैं, अगर आपको लड़ाई वड़ाई में जाना है तो आप लड़ाई वड़ाई में भी जा सकते हो। आपके मम्मी पापा अगर आर्टिशन हैं, कोई काम करते हैं, लेकिन अगर आपको पंडित की स्टडी करनी है, एजुकेशन करना है, पुरोहित वरोहित बनना है तो आप बन सकते हो। सोसाइटी थी बड़ी फ्लेक्सिबल सोसाइटी थी, आप कह सकते हैं यहाँ की सोसाइटी जो थी बड़ी फ्लेक्सिबल थी। जैसे कि हमने उस चार्ट में बात किया था, सोसाइटी बड़ी अच्छी थी। स्लेवरी का अपना कुछ वो नहीं था कि किस टाइप की स्लेवरी वगैरह नहीं थी। लोग अपने घर में खुद के काम किया करते थे अपने अपने खेतों में। अब अगर हम थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसी थी ऋग्वैदिक एज के टाइम पे, इकोनॉमी कैसी थी स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपको बताया इकोनॉमी हमारी नॉर्मल थी, सही है। हमारे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल पे ज़्यादा काम किया जाता था, हमारे वहाँ पे एग्रीकल्चर में उतना काम नहीं किया जाता। अब वो भी क्यों किया जाता था, हमारे देखिए वैदिक एज के टाइम पे आपने जैसे चैल्कोलिथिक एज जो था, चैल्कोलिथिक एज मतलब जितना गंगा टाइम पे आते आते थे, हमारे कॉपर ब्रोन्स ये सब तो थे। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो अच्छा था उनका, लेकिन आयरन का भी इन्वेंशन उतना अच्छे से नहीं हुआ था। आयरन मिला नहीं था, उसका यूज़ करना आता नहीं था कैसे क्या है। तो हल वल की जो होता था ना जिससे होता है आपका प्लगिंग जो होती है, वो मटेरियल उनके पास उतना कुछ खास नहीं था। इसलिए हमारी इकोनॉमी सरप्लस उतनी नहीं थी, नॉर्मल ही थी, ज़िंदगी का गुजारा हो जाता था। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम आते हैं रिलीजन पे, तो रिलीजन सिस्टम कैसा था। रिलीजन सिस्टम में स्टूडेंट्स मटेरियलिस्टिक लोग थे। लोग मटेरियलिस्टिक लोग से मतलब क्या, काव से इनका पूरा घर परिवार खा रहे हैं, काव की पूजा करते थे। रिवर जिससे इनको रहने का सहारा मिलता है, रिवर की पूजा किया करते थे। ट्री जिससे इनको फ्रूट्स फूल वगैरह मिलते हैं तो उनकी पूजा किया करते थे। मटेरियलिस्टिक लोग थे, जो चीज़ उनके काम आ रही है भैया आप हमारे काम के हो, हम आपको पूजेंगे, आपकी पूजा करेंगे। इंद्रदेव, अग्नि, वरुण, सोम, योम, रुद्रा, सूर्य, सावित्री आदि तीन सब के वो लोग एविडेंसेस मिलते हैं कि इनकी पूजा वूजा वहाँ पे हुआ करती थी। तो ये हो गया हमारे स्टूडेंट्स आपके ऋग्वैदिक की सोसाइटी कैसी थी। पॉलिटिकल हो गया आपका, सोशियोलॉजिकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, रिलीजियस देख लिया हमने, इकोनॉमी देख लिया, सब सारा हमने ये आपका निपटा दिया ऋग्वैदिक का। अब हम आ जाते लेटर वैदिक के टाइम पे। भाई लेटर वैदिक के टाइम पे आपकी किस टाइप की सोसाइटी हुआ करती थी, ज़रा वो देख लेते हैं। अब आप आ जाइए लेटर वैदिक, ये हम लेटर वैदिक एज का सोसाइटी देखेंगे, उसके बाद इसको फिनिश करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर फिर हम कल देंगे। अब हमारा कंटिन्यू लेक्चर चलते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर कल हमारे जैनिज्म और बुद्धिज़्म पे आएगा। ओके, जैनिज्म बुद्धिज़्म का लेक्चर हमारा आएगा। पहले हम ऋग्वैदिक एज की सोसाइटी के बारे में जान लेते हैं। ऋग्वैदिक से हमारा 1000 से लेके 500 BCE तक था। तो इसका हम सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में स्टूडेंट्स मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इसमें किंग की पोजीशन अच्छी बढ़ गई थी। किंग की पोजीशन बढ़ गई थी मतलब यहाँ पे एक जनरल रहता था, यहाँ जनरल रहता था, एक यहाँ क्लैन रहती थी, यहाँ क्लैन रहती थी, यहाँ मिडिल में किंग रहता था। किंग थोड़ा यहाँ पे लेटर वैदिक एज में थोड़ा पावरफुल हो गया था। अब किंग पावरफुल हो गया था, जैसे कि आपको बताया, तो सारा वो वॉर वगैरह देखने लगा था, उसने अपनी पोजीशन थोड़ी यहाँ पे हाई कर ली थी। ब्यूरोक्रेटिक्स वगैरह भी आने लगे थे। ब्लड रिलेशन का सिस्टम यहाँ पे, ब्लड रिलेशन का सिस्टम यहाँ पे चलने लगा था। चलिए पॉलिटिकल सिस्टम हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं सेकंड, नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल लाइफ। सोशल लाइफ कैसी रहेगी थी, पैट्रियार्कल सोसाइटी बिल्कुल सेम वैसी ही थी जैसे ऋग्वैदिक एज के टाइम पे थी, पर यहाँ पे वुमेन्स की पोजीशन में थोड़ा डिक्लाइन आया था। वुमेन की पोजीशन पे डिक्लाइन कैसे आया था,
कुछ इस तरीके से आया था, वुमेंस की पोजीशन पे डिक्लाइन, सोसाइटी में उनकी कम हो गया था, सती प्रथा को स्टार्ट कर दिया गया था, चाइल्ड मैरिज स्टार्ट कर दी गई थी, आपका सभा समिति में जाना अलाउ नहीं किया जाता था वुमेंस को। अब जो पहले ऋग्वेदिक टाइम पे होता था, अब उनको मना कर दिया गया था कि भाई अब तुम नहीं जाओगे सभा समिति वगैरह में, तो वुमेन का पोजीशन डिक्लाइन हो गया था यहाँ पे ओवरऑल सोसाइटी में। पैट्रियार्कल सोसाइटी तो पहले से ही थी, जॉइंट फैमिली रहती थी बिल्कुल वैसे की वैसी। अब ये सब ज़रा रिजिड हो गया, तो सोसाइटी का सिस्टम थोड़ा रिजिड हो गया था। सोसाइटी का सिस्टम अगर हम देखें तो ये थोड़ा आपका रिजिड हो गया था। और फिर अगर आप वर्ण सिस्टम की बात करें, वर्ण सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। पहले जो आपका फादर जो काम करते हैं, नेक्स्ट आपका जो करना हो आप कर ही सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं होता था कि जो फादर कर रहे हैं वही आपको करना है। वर्ण सिस्टम आने के बाद, सोसाइटी सिस्टम रिजिड हो जाने के बाद, आपका जो प्रोफेशन का अधिकार था वो छीन लिया गया था। वर्ण सिस्टम जैसे आपको पता है 4 वर्णास के जो डिवाइडेड है, ब्राह्मण्स हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, ब्राह्मण्स हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, इसमें सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, जो गोत्र वगैरह सिस्टम होता है ना, वो सारा सब स्टार्ट हो गया था। ब्राह्मण को आपका बहुत हाई मानने लगे थे, उसके बाद क्षत्रिय रक्षा करता है, समथिंग ऐसा पूरा स्टार्ट हो गया था। यही एक चीज़ है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा फोकस करेंगे ना, यही एक चीज़ है जो ब्राह्मण्स ने यहाँ पे अपना पूरा क्या कहते हैं इसको, ब्राह्मण्स ने अपनी पावर दिखाने के लिए, अपना ट्रस्टीज दिखाने के लिए, शो करने के लिए सोसाइटी में, जो ब्राह्मण्स ने यहाँ पे लोगों के ऊपर जो रूलिंग स्टार्ट किया था ना, इसी के वजह से आप देख सकते हैं, इसी के वजह से यही जो वेद के उपनिषद्स बनते हैं, डिवाइड होते हैं, ऋग्वेदास जो आपके उपनिषद्स में, ब्राह्मण्स में, अरण्यकास में जो डिवाइड होंगे, वो ब्राह्मण यहीं से आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म की, जैसे आप सीड रूटिंग जो होती है ना, जो बीज गड़ जाता है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से ये जो बहुत हाई में पहुंच जाता है, रिजिडिटी हो जाती है सोसाइटी में, वर्ण सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, शूद्र और वैश्यास को उनका अधिकार नहीं मिलता है जो उन्हें चाहिए होता है। तो यहीं से आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म का, जैसे आप कह सकते हैं कि स्टार्ट हो जाता है कि अब कुछ टाइम बाद आपका एक नया रिलीजन आने वाला है। तो यही आपकी एक इसी सोसाइटी की वजह से, लेटर वैदिक के सोसाइटी की वजह से ही स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इकोनॉमी पे, थर्ड हम आ जाते हैं इकोनॉमी पे। यहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, आपकी यहाँ की इकोनॉमी सरप्लस थी, सरप्लस इकोनॉमी थी, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हो गई थी। अब इनको यहाँ पे लोहा वोहा मिल गया था, इन लोगों ने मिडिल डेक्कन प्लेट्यू साइड पे और जो एक्सपांड करते हैं ना, एक्सपांड करना शुरू कर दिया था, वहाँ से इन लोगों को सारा मिलने गया था। तो एग्रीकल्चर एक्सपांशन हो गया था यहाँ पे, बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमी सरप्लस में चली गई थी लेटर वैदिक एज के टाइम पे। अब यहाँ पे अगर हम रिलीजन की बात करते हैं, तो रिलीजन सेम एज वैसे ही थे। यहाँ पे बस आपको शूद्र और वैश्य को पूजा वूजा करने से रोकथाम दी, जैसे कि रिजिड सोसाइटी में होता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे किया गया था। तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे देखनी थी वैदिक और लेटर वैदिक एज के बारे में, जो हमने यहाँ पे देखी। पहले चार्ट बना के, उसके बाद फिर मैंने आपको डिटेल में थोड़ा यहाँ पे समझा दिया। अब आप एक बार जाके जो भी आपके पास सोर्स है आप उससे कंप्लीट कर लीजिएगा। आपका ये वैदिक और लेटर वैदिक एज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाता है डिवीजन बेसिस पे। अब नेक्स्ट में जो हमारा मैं आपको करूँगी वो आपका जैनिज्म बुद्धिज्म कंप्लीट कर देंगे। जैनिज्म और बुद्धिज्म के बाद मैं कोशिश करूँगी कि आपका वहीं पे महाजनपदास भी स्टार्ट हो जाए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। ऐसे ही आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। एग्ज़ाम क्लियर, बस आपकी थोड़ी मेहनत से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा आराम से, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर आपको लगता है कि किसी के काम के हैं, कुछ नॉलेज गेन हो रहा है, बाकी अदर वीडियोस भी हैं यूट्यूब चैनल पे, उससे थोड़ी अलग चीज़, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।